हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 21 टेस्ट देख लिया था। आज का जो हमारे होने वाला है वो है टेस्ट नंबर 22। टेस्ट नंबर 22 है। इसके पूर्व 21 वीडियो ऑलरेडी आपके चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 22। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। इसमें प्रत्येक करेंट अफेयर हो या वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो भी टेस्ट आता है वो कंप्लीट कराया जाता है। तो चलिए, आज हम जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना में स्थित है उसका टेस्ट देख रहे हैं। टेस्ट है 22। टेस्ट नंबर 21 तक कंप्लीट कर चुके थे, आज है टेस्ट नंबर 22। देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता है। यह स्टेटमेंट किसका है, यह कथन किसका है? तो यह है हीगेल महोदय के द्वारा कहा गया था। हीगेल महोदय ने कहा था, हम इतिहास से यह सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता। यह एक प्रमुख इतिहासकार थे हीगेल महोदय। अगर बात किया जाए कार्ल मार्क्स का, तो कार्ल मार्क्स जर्मन के दार्शनिक थे, अर्थशास्त्र और इतिहासकार होते हैं। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। इनके द्वारा रचित 2 बुक है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। याद रखना है, ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हीगेल। हीगेल कहे थे, इतिहास से हम यही सीखते हैं कि इतिहास से कुछ नहीं सीखते। यह कहे थे हीगेल महोदय ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किसे मानव माता अर्थात मदर ऑफ मैन कहा जाता है? मदर ऑफ मैन कहा जाता है लूसी को। ऑप्शन हो जाएगा ए, लूसी को कहा जाता है मदर ऑफ मैन। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का अर्थात आर्य से पूर्व वैदिक धर्म जो था प्रमुखता किसमें क्या था? तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध चोल शासक राजा राज प्रथम का मूल नाम क्या था? तो अरिमोलिवर्मन था राजा राज प्रथम का मूल नाम। अरिमोलिवर्मन याद रखना है, अरिमोलिवर्मन के नाम से राजा राज प्रथम को भी जाना जाता था। चोल शासक थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना था? फारसी संस्कृति का केंद्र कौन सा शहर बना था? तो ये बना था लाहौर। बात किया जाए महमूद गजनवी का, तो महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय जयपाल, हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल का शासन होता है और महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण होता है 1025 ईस्वी का सोमनाथ आक्रमण। 1025 का सोमनाथ आक्रमण होता है मोहम्मद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण। लाहौर में फारसी संस्कृति का केंद्र बना था मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति के चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? तो ऐसा चित्रण कौन करते हैं? तो ये करते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता, बात किया जाए इब्न बतूता का, तो मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आते हैं। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आते हैं और अपने बुक में ऐसा वर्णन करते हैं। बात किया जाए अगर अमीर खुसरो का, तो अमीर खुसरो को तूतुए हिंद के नाम से जाना जाता है, तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के 8 प्रमुख सुल्तानों का समय को देखा था। दिल्ली के 8 प्रमुख सुल्तानों के समय को देखा। इन्हें खड़ी बोली का जनक, साथ ही साथ गजल या कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को जन्म हुआ था पटियाली, उत्तर प्रदेश में। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में किसका निर्माण नहीं किया? बात किया जाए कृष्णदेव राय का, तो कृष्णदेव राय संगम वंश के अंतर्गत तुलुब राजवंश से संबंधित हैं। कृष्णदेव राय संगम राजवंश के अंतर्गत तुलुब राजवंश से इनका संबंध होता है और इन्होंने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था। इसके अलावा कृष्ण स्वामी मंदिर, हजार स्वामी मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। बात किया जाए मीनाक्षी मंदिर का, तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है और जिसका निर्माण करता है पांड्य शासक कुलशेखर के द्वारा। पांड्य शासक कुलशेखर के द्वारा मीनाक्षी मंदिर का स्थापना किया जाता है। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्न यूरोपीय यात्रियों में से कौन शहजादा दारा शिकोह का चिकित्सक था? बात किया जाए दारा शिकोह को, तो दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दी गई थी और दारा शिकोह का चिकित्सक था वो था फ्रांसवा बर्नियर था। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? बात किया जाए यूरोपीय को, तो यूरोपीय में सर्वप्रथम भारत आने वाले थे वो थे पुर्तगाली का बात किया जाए तो प्रथम पुर्तगाली
वास्को डी गामा 1498 में आता है और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है पुर्तगालियों के द्वारा, तथा 1503 में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया जाता है पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगाली का प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 में स्थापित होता है। वही अगर बात किया जाए 1530 में कोचीन से स्थानांतरित किया जाता है गोवा को। गोवा केंद्र बनाता है पुर्तगाली। हालांकि गोवा को अगर देखा जाए तो 1510 में ही यूसुफ आदिल शाह के द्वारा गोवा को लूट लिया जाता है पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी। सर्वप्रथम आने वाले थे और अपना व्यापार फैलाने वाले थे वो थे पुर्तगाली। नेक्स्ट है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोधी करने वाले जनजाति का नाम क्या था? तो वो था खोंद जनजाति। अंग्रेजों ने विरोध किया था नर बलि का और उसे ही प्रतिरोध किया गया था खोंद जनजाति के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी, खोंद जनजाति के द्वारा। बात किया जाए कुकी जनजाति, तो कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। वही उराव झारखंड में पाई जाने वाली एक प्रमुख जनजाति है। झारखंड में और कुकी और मैती संघर्ष अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। यह कुकी जनजाति मणिपुर में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कौन सा जर्नल का संपादन किया था? बात किया जाए श्यामजी कृष्ण वर्मा का, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने निकाला था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। भिखाजी कामा के द्वारा लाया गया था द तलवार भिखाजी कामा के द्वारा। एनी बेसेंट का जो था पत्रिका वो था कॉमनवेल्थ। अरविंद घोष का बात किया जाए तो अरविंद घोष का पत्रिका था वंदे मातरम। बात किया जाए श्यामजी कृष्ण वर्मा का, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में करते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में करते हैं। बात किया जाए अगर भिखाजी कामा का, तो मैडम भिखाजी कामा को भारत की क्रांति की जननी का रूप में जाना जाता है। मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारत के तिरंगे झंडे को सर्वप्रथम फहराया था। 1907 में, याद रखना है, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। इन्हें भारत के क्रांति का जननी भी कहा जाता है। अगर बात किया जाए एनी बेसेंट का, तो एनी बेसेंट आयरिश महिला रहती है और भारत में सर्वप्रथम 1893 में भारत आती है। उसके बाद 1914 में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेती है। उसके बाद 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना करती है। एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया जाता है। वही 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट। ये सभी पॉइंट याद रखना है एनी बेसेंट से। एनी बेसेंट का 2 पत्रिका है, एक कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, दोनों याद रखना है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का पत्रिका था। बात किया जाए अरविंद घोष का, तो अरविंद घोष वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक थे। अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। 1908 के अलीपुर षड्यंत्र केस में संबंधित थे अरविंद घोष का जो बचाव किए थे वो थे सी आर दास बचाव करते हैं अरविंद घोष का। अगर यहीं से बात किया जाए अरविंद घोष से संबंधित एक आश्रम है ओरीविले आश्रम, ठीक है। पुदुचेरी में ओरीविले आश्रम के संस्थापक थे अरविंद घोष, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखना है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, 1 ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्न आंदोलन में किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? भूमिगत रूप से रेडियो संचालन कर रही थी अरुणा आसफ अली। यह किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन। बात किया जाए भारत छोड़ो आंदोलन का, तो 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा। और इस आंदोलन में 2 प्रमुख महिला का नाम याद रखना है। एक है अरुणा आसफ अली और अगले हैं मातंगी हजारा। ये 2 प्रमुख महिला जी थी भारत छोड़ो आंदोलन से 1942 से संबंधित थी। अगर वही बात किया जाए भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के द्वारा दिया गया प्रमुख नारा जो था वो था डू और डाई, करो या मरो। वही अगर बात किया जाए भारत छोड़ो का नारा जो दिया गया था वो दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, तथा साइमन गोबैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यहाँ पे हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है ऑपरेशन 0 आवर के तहत। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली और मातंगी हजारा 2 प्रमुख महिला थी, नाम याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, प्रसिद्ध क्यों रहा है? 1929 का लाहौर अधिवेशन प्रसिद्ध क्यों रहा है, इसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। बिल्कुल सही है, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण संकल्प का मांग पारित किया जाता है और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है, अर्थात ऑप्शन ए तो सही है।
इस अधिवेशन में उग्रवादी एवं उदारवादी के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था, बिल्कुल नहीं। 1907 में फूट होता है, वही 1916 में उग्रवादी एवं उदारवादियों के बीच सुलझा लिया जाता है, अर्थात 2 गलत है। इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया। द्विराष्ट्र सिद्धांत अभी 1929 तक नहीं मांगा जाता है, अर्थात 3 भी गलत है। ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल 1 सही है। नेक्स्ट है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किसके लिए? हंटर आयोग, बात किया जाए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी हंटर आयोग। अंग्रेजों के द्वारा हंटर आयोग का गठन किया गया था। बात किया जाए काल कोठरी की घटना, तो काल कोठरी की घटना हुई थी 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को बंगाल में हुई थी काल कोठरी की घटना। इससे संबंधित व्यक्ति नाम याद रखना है जेड हॉलवेल। जेड हॉलवेल के द्वारा इसका सचित्र वर्णन किया जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद, तुरंत बाद अगर बात किया जाए 1857 के विद्रोह के बाद, तो वो हुआ था नील विद्रोह, बंगाल में नील विद्रोह। बंगाल के विभाजन के बाद अगर बात किया जाए बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और इसमें स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। संगठन के आधार पर क्रमवार सजाना है। बॉम्बे एसोसिएशन, बात किया जाए बॉम्बे एसोसिएशन का, तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा किया गया। 1852 ईस्वी में जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किया गया। वही मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था। अगर बात किया जाए इंडियन लीग का, तो इंडियन लीग का स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई। इंडियन एसोसिएशन का बात किया जाए तो इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बनाया गया था। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1876 में, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में आनंद चार्लू के द्वारा और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा। देखते हैं क्रमवार अनुसार, तो सबसे पहले हो जाएगा 1852 अर्थात 1, उसके बाद हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 2, 1 4 3 2, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी? प्रीवियस क्वेश्चन ये आया है, पहले भी सेट में आ चुका है, तो आपको कमेंट करके बतलाना है भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? जिन्हें ठक्कर बप्पा के भी नाम से जाना जाता है, इनमें कौन है जिन्हें ठक्कर बप्पा के नाम से जाना जाता है? आपको कमेंट करके बतलाना है। एक क्वेश्चन आपके नाम 16 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं सिख गुरु से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने नहीं बल्कि गुरु गोविंद सिंह ने नियुक्त किया था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, अर्थात 1 गलत है। गुरु अर्जुन देव सिख के गुरु रामदास के पश्चात बने, यह बिल्कुल सही है। गुरु अंगद देव ने सिखों की उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी। तो गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता या बोले जाते हैं गुरुमुखी लिपि जो प्रारंभ किया वो गुरु अंगद देव द्वारा, अर्थात 2 और 3 दोनों सही है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है हमारा 18 नंबर। शिवाजी का भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या साहित्य है? अगर बात किया जाए शिवाजी का, तो शिवाजी से संबंधित है। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया था, बिल्कुल सही है। भू राजस्व की दर आरंभ में कुल उपज का 33% था, जो बाद में बढ़कर 40% कर दिया गया, यह भी सही है। शिवाजी ने जमींदारी और जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, यह भी बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा डी। शिवाजी के संबंध में ये सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विषय जिन पर कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? कौन कौन से अनुसमर्थन है जो कम से कम यानी कि 1/2 से ही बन सकता है ये कानून? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये भी हो जाएगा, संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन जरूरी होता है। वही अगर बात किया जाए किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति के लिए विशेष बहुमत अर्थात 2/3 प्लस जो अवेलेबल है उनका हाफ अर्थात 2/3 ये हो जाएगा। राज्य की विधान परिषद की समाप्ति से इसमें 2/3 का प्रयोग विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा ए 1, 2 और 3 में।
नेक्स्ट है अग्रता अधिपत्र के अनुसार, अग्रता अधिपत्र के अनुसार कौन सी अग्रता का सही अवरोही क्रम है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर सही कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद हो जाएगा राज्यसभा के उपाध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी और संसद सदस्य। संसद सदस्य सबसे हेड होंगे, उसके बाद भारत के महान्यायवादी होंगे, उसके बाद राज्यसभा के उपाध्यक्ष होंगे और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब की गई? तो यह किया गया था 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में किया गया था। अगर बात किया जाए 1979 में, तो 1979 में मंडल कमीशन का गठन किया गया था। 1979 में मंडल कमीशन का गठन किया गया था जो ओबीसी से संबंधित था। 1978 में अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न हो? तो वो कम से कम 6 महीना के अंदर उसे कोई भी सदस्य बनना होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, शेतकारी संगठन, शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शेतकारी संगठन का संबंध है किससे? तो यह है महाराष्ट्र का प्रमुख कृषक संगठन है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का भी प्रशासक होता है। बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का भी प्रशासक होता है। नहीं, केरल का अलग होता है, लक्षद्वीप का अलग होता है, अर्थात केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया है जबकि वह राज्य की राजकीय भाषा है? बात किया जाए संविधान में 8वीं अनुसूची का, तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। वही अभी वर्तमान में संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में 8 भाषा थी, अभी वर्तमान में 14 भाषा है। इसमें कौन सा जो है वो भाषा सम्मिलित नहीं है? तो वो हो जाएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी और भोजपुरी को सम्मिलित नहीं किया गया है। अंग्रेजी जो है वो नागालैंड का राजकीय भाषा है, नागालैंड का राजकीय भाषा है, हालांकि इसे 8वीं अनुसूची में दर्ज नहीं किया गया है अभी तक। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पूर्ववर्ती योजना का गठन, पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन किसकी अनुशंसा से हुआ था? तो यह योजना सलाहकार बोर्ड के अनुशंसा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी, योजना सलाहकार बोर्ड। नेक्स्ट है, भारत के शीर्ष न्यायालय की अधिकारिता के अधीन निम्न में से क्या नहीं आता है? शीर्ष न्यायालय के अधिकारिता में क्या नहीं आएगा? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन है आरंभिक अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, कॉलेजिएट अधिकारिता और एडवाइजरी अधिकारिता। तो ये नहीं आएगा, वो हो जाएगा कॉलेजिएट अधिकारिता, न्यायालय के अधिकारी क्षेत्र से बाहर होता है। कॉलेजियम सिस्टम एनजेएससी, कॉलेजिएट अधिकारिता नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? बात किया गया है लोकसभा का, तो लोकसभा और राज्यसभा का जो संकल्पना है वो आया था भारत का 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के अंतर्गत। और लोकसभा का बात किया जाए तो लोकसभा जो नाम दिया गया 1954 में नाम दिया गया था लोकसभा। लोकसभा की पहली बैठक अगर बात की जाए तो पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। अगर बात किया जाए लोकसभा का गठन, तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ और इसे लोकसभा नाम दिया गया था 1954 में। केंद्रीय असेंबली के रूप में जाना जाता था और 1952 में इसे लोकसभा नाम दिया गया था। और पहला बैठक जो हुआ वो 13 मई 1952 को हुआ। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद भिन्न वर्ग में आता है? बात किया गया है अनुच्छेद का 14, 16, 15, ये सभी समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। 14 से 18 तक समानता अधिकार का वर्णन किया गया है। वही अगर बात किया जाए अनुच्छेद 19 में, तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो ओड हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। बाकी जो है 14 से 18 तक समानता का अधिकार का वर्णन करता है। नेक्स्ट है, ऐसी निजी वस्तु जो किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष वर्ग के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण होती है, क्या कहलाता है? तो ऐसे वस्तु पूरक वस्तुएं कहलाती है। ऐसे वस्तु को पूरक वस्तु कहा जाता है। ऐसी निजी वस्तु जो किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष वर्ग के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होती है तो वो मेरिट वस्तुएं कहलाती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। पूरक वस्तु उसे कह लेंगे जैसे चीनी और चाय जो होंगे वो होंगे पूरक वस्तुएं। मेरिट वस्तुएं कहलाएगा जो विशेष समुदाय या विशेष वर्ग के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष 1949 में थे पीसी महालोनबिस। बात किया जाए पीसी महालोनबिस का, तो द्वितीय
पंचवर्षीय योजना में द्वितीय सेकेंड पंचवर्षीय योजना इनके द्वारा ही लाया जाता है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित होता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बात किया जाए वीके आर.वी. राव का, तो आज़ादी के बाद प्रति व्यक्ति आय निकालने वाले थे व्यक्ति वीके आर.वी. राव। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष जो बने थे 1949 में, वो थे पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और तकनीकी उन्नति। ऑप्शन हो जाएगा डी, अर्थात सभी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। वही बात किया जाए विश्व बैंक के द्वारा, तो विश्व बैंक के द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा और वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। बात किया जाए यूएनडीपी का, तो यूएनडीपी का गठन 1965 में होता है। 1965 में यूएनडीपी का गठन होता है। नेक्स्ट है सूर्यास्त का नियम किस राजस्व प्रणाली में लागू था? भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा 3 नियम लाए गए थे राजस्व को कलेक्ट करने के लिए। वे थे सूर्यास्त नियम, जो संबंधित था वो था अस्थाई बंदोबस्त से, और अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त रैयतवाड़ी और महालवाड़ी 3 राजस्व को कलेक्ट करने का कानून था, वो थे अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। बात किया जाए अगर अस्थाई बंदोबस्त का, तो बंगाल बिहार क्षेत्र में था अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल बिहार क्षेत्र में वो संपूर्ण भूमि का 19% भूभाग पर था। इसे सूर्यास्त कानून भी कहा गया था। इसमें जमींदार को 10/11 भाग अंग्रेज को अर्थात सरकार को देना होता था, 1/11 भाग जमींदारों का होता था। जमींदार अगर उस शाम से पहले, एक निश्चित तिथि से पहले अगर टैक्स जमा नहीं करते थे तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी, और इसी से संबंधित था सूर्यास्त का नियम। अर्थात शाम से पहले, उस दिन के शाम से पहले उन्हें वो टैक्स जो अंग्रेज़ों का होता था वो जमा करना होता था। ये था अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में वृद्धि की दर नकारात्मक रही? तो वृद्धि की दर नकारात्मक रही थी तीसरी योजना। बात किया जाए तीसरी योजना का, तो तीसरी योजना का समय रहता है 61 से 66 तक। 61 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना होता है। इसमें प्रमुख युद्ध के कारण, भारत पाकिस्तान, भारत चीन युद्ध के कारण जो होता है वो योजना का वृद्धि दर नकारात्मक होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, तीसरी योजना का वृद्धि दर नकारात्मक होता है। नेक्स्ट है विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस, वही 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को वन्य दिवस और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए अगर 10 जुलाई को, तो 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। सभी याद कर लेना है। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ पूछा गया था वन्य दिवस, तो वन्य दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। बात किया जाए विश्व वन अधिनियम भारत में कब आया था? तो 1927 में आया था वन अधिनियम, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र में उद्योग की स्थापना के लिए सरकार ने किस औद्योगिक नीति के तहत लाइसेंस लेना आवश्यक बना दिया था? तो औद्योगिक नीति 1956 के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी है? तो 2007-8 से। ऑप्शन हो जाएगा ए, 2007-8 से। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ है? तो यह है खरवार का। खरवार जनजाति का उत्थान हुआ है सोन नदी के घाटी क्षेत्रों में। अगर बात किया जाए चेरो राजवंश, तो चेरो राजवंश बिहार से संबंधित था। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन? अगर बात किया जाए वेंसीटाट का, तो वेंसीटाट बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं बक्सर के 1764 के युद्ध के समय। 1764 के बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जो होते हैं वो है वेंसीटाट। नेक्स्ट देखते हैं चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन है? तो बाबू शिवनंदन राय चंपारण आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा सी, बाबू शिवनंदन राय। भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे कॉन्ट। कॉन्ट के द्वारा कहा गया था भूगोल भूतल का अध्ययन है, वही
अगर बात किया जाए टॉलमी का, तो टॉलमी भूगोल के बारे में बोलते हैं, भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है, पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है, ऐसा कहने वाले थे टॉलमी। टॉलमी भी एक प्रसिद्ध भूगोल वेता होते हैं। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह पर अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? तो लगभग एक दिन में। ऑप्शन हो जाएगा बी। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग एक दिन में पूर्ण करता है। नेक्स्ट है, धरातल से महो असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? धरातल से महो असंबद्धता, महो डिसकंटिन्यूटी का जो लगभग गहराई है वो है 30 मीटर। बात किया जाए महो असंबद्धता का, तो कुछ इस प्रकार से अगर देखते हैं तो ये है क्रस्ट, ये है मेंटल और ये है हमारा कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। ये हो जाएगा हमारा कोर। यहाँ से अगर देखते हैं, ये क्रस्ट है, ये हमारा मेंटल है और ये है कोर। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच जो असंबद्धता कहलाता है वो कहलाता है कोनोरॉड असंबद्धता। कोनोरॉड असंबद्धता कहलाता है। वही अगर बात किया जाए महो असंबद्धता, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच असंबद्धता जो कहलाती है वो कहलाती है महो असंबद्धता। ठीक है, कोनोरॉड असंबद्धता, महो असंबद्धता। और उसके बाद अगर बात किया जाए, ये कहलाता है रेप्टी असंबद्धता और ये कहलाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। और दो क्रस्टों के बीच जो कहलाता है वो कहलाता है लेहमान असंबद्धता। इस प्रकार से याद रखते हैं, कौन याद रखेंगे, कौन मारे गुलेल। ठीक है, ट्रिक है, याद रखेंगे, कौन मारे गुलेल। अगर बात किया जाए ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच, तो कोनरॉड असंबद्धता, और निचली क्रस्ट और मेंटल के बीच तो ये हो जाएगा महो असंबद्धता। महो असंबद्धता का संबंध जो था वो 30 किलोमीटर है, महो असंबद्धता। अगर बात किया जाए ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच, तो वो हो जाएगा रेप्टी असंबद्धता, रेप्टी असंबद्धता। अगर वही बात किया जाए ऊपरी निचली मेंटल और ऊपरी क्रस्ट के बीच, तो ये हो जाएगा गुटेनबर्ग असंबद्धता। और निचली मेंटल, दोनों मेंटल के क्रस्ट के बीच, दोनों क्रस्ट के बीच जो असंबद्धता कहलाता है वो कहलाता है लेहमान असंबद्धता। ठीक है, देख लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। 30 किलोमीटर होता है महो असंबद्धता की गहराई, अर्थात निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच जो डिस्टेंस होता है वो लगभग 30 किलोमीटर होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम कितना है? उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल है लगभग 30 से 40 डिग्री नॉर्थ। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, संप्राय मैदान का निर्माण नदी किस अवस्था में होती है? संप्राय मैदान का निर्माण नदी किस अवस्था में करता है? तो जीर्णावस्था में। जीर्णावस्था में नदी द्वारा संप्राय मैदान का निर्माण होता है। वही अगर बात किया जाए युवा अवस्था में, तो युवा अवस्था में भी आकार की घाटी बनाती है नदी। युवा अवस्था में भी आकार की घाटी बनाती है। जीर्ण अवस्था में संप्राय मैदान का निर्माण होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो रेनल, कनारी और इरमिंगिर, ये सभी उत्तरी अटलांटिक के जलधारा है, रेनल, कनारी और इरमिंगिर। अगर वही बात किया जाए कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया की जलधारा वो गर्म जलधारी है और यह है पैसिफिक का, प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा है कैलिफोर्निया की जलधारा। ऑप्शन हो जाएगा डी, यह अटलांटिक का नहीं है। नेक्स्ट है, विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधि से की जाने वाली कृषि कहलाती है विस्तृत कृषि। ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो यह है मिजोरम। ऑप्शन हो जाएगा सी। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित और सहायक नदी और नदियाँ। अगर बात किया जाए बेतवा का, तो बेतवा जो है सहायक नदी है यमुना का। चंबल, बेतवा, केन, ये सभी यमुना का सहायक नदी है। छिप्रा का बात किया जाए तो छिप्रा चंबल का सहायक नदी है। बात किया जाए बेनगंगा का, तो बेनगंगा, पेनगंगा, ये सभी गोदावरी का सहायक नदी है। तबा है नर्मदा का सहायक नदी। अर्थात ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। ऑप्शन हो जाएगा बी। बेतवा यमुना का, छिप्रा चंबल का, बेनगंगा गोदावरी का, तबा नर्मदा का। नेक्स्ट है, लुहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में किस नदी पर किया जा रहा है? लुहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर किया जा रहा है। सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। और याद रखना है, भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर है। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर है। अगर बात किया जाए ब्यास पर, तो ब्यास पर एक याद रखना है रतले प्रोजेक्ट। रतले प्रोजेक्ट का निर्माण ब्यास नदी पर। अगर वही बात किया जाए चिनाब नदी पर, तो कीरू प्रोजेक्ट याद रखना है। कीरू प्रोजेक्ट, कीरू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट
चेनाब नदी पर। अगर बात किया जाए वही रावी नदी पर, तो रावी नदी पर चमेरा और थीन बांध, चमेरा बांध और थीन बांध का निर्माण रावी नदी पर किया जा रहा है, चमेरा और थीन। ऑप्शन हो जाएगा लुहरी जल विद्युत परियोजना, यह है सतलज पर। सतलज पे याद रखना है, भाखड़ा भी सतलज पर है। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति क्या है। नीलगिरी पहाड़ी, अगर बात किया जाए नीलगिरी पहाड़ी, तो नीलगिरी पहाड़ी जो है वो है तमिलनाडु में, और उसमें सामान्य कौन सी पेड़ की जाति पाई जाती है, तो वो है सागवान। ऑप्शन हो जाएगा डी, सागवान जाति का पेड़ पाया जाता है नीलगिरी में। नेक्स्ट है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक होता है, वो होता है काली मिट्टी में। ऑप्शन हो जाएगा बी, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। अगर बात किया जाए लेटेराइट मिट्टी में, तो लेटेराइट मिट्टी में लोहा, एल्यूमिना और चूना की प्रधानता पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में लोहा, एल्यूमिना और चूना की प्रधानता पाई जाती है, वही काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। नेक्स्ट है किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है। शारदा नहर स्थित है यूपी में। ऑप्शन हो जाएगा डी, यूपी में स्थित है शारदा नहर। नेक्स्ट है कौन सी भारत की एक लौह अयस्क पेटी नहीं है। लौह अयस्क पेटी इनमें से कौन नहीं है, तो हरियाणा, कौन लौह अयस्क पेटी नहीं है, तो हरियाणा, राजस्थान पेटी, इसमें लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। उड़ीसा झारखंड पेटी में सबसे अधिक लौह अयस्क की प्रधानता है, वही दुर्गा बस्तर, इसमें भी बेलाडीला की खान याद रखना है, बेलाडीला की खान दुर्गा बस्तर चंद्रपुर पेटी में ही आता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी में भी लौह अयस्क की प्रधानता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, हरियाणा राजस्थान पेटी में लौह अयस्क नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। बात किया जाए थारू का, तो थारू नेपाल उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा ए, थारू नेपाल में पाई जाती है और नेपाल के तराई क्षेत्र उत्तराखंड में भी पाई जाती है। भूटिया का बात किया जाए तो भूटिया उत्तराखंड नहीं बल्कि सिक्किम में पाई जाने वाली प्रमुख जाति है, भूटिया सिक्किम में। वही बात किया जाए मुंडा का, तो मुंडा झारखंड में पाई जाने वाली प्रमुख जाति है, झारखंड में पाई जाती है मुंडा। कोल का बात किया जाए तो कोल जो है वो पाया जाता है मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, थारू जनजाति नेपाल उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, कोल मध्य प्रदेश में, मुंडा झारखंड में, भूटिया सिक्किम में। नेक्स्ट है अधोलिखित में कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, तो ये हो जाएगा बस्ती, बस्ती भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। नेक्स्ट है स्थल मंडल में सम्मिलित किए जाते हैं किसे। स्थल मंडल में महाद्वीप के साथ साथ सागरीय नीतल को भी सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, महाद्वीप और सागरीय नीतल दोनों सम्मिलित होते हैं स्थल मंडल में। नेक्स्ट है जैव विविधता दिवस। बात किया गया है जैव विविधता दिवस का, तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। बात किया जाए 22 मार्च का, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष का जो थीम रहा है समृद्धि और शांति के लिए जल, ये थीम रहा है 22 मार्च 2024 का। 23 जून का बात किया जाए तो 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था, इसलिए 23 जून को हम प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं और 22 मई को जो मनाते हैं वो है जैव विविधता दिवस। बात किया जाए भारत में जैव विविधता अधिनियम, तो भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। याद रखना है भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था, और यहीं से याद रखना है 2-2 अर्थात डबल 2-2 यानी कि 22 मई मनाते हैं विश्व जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी के लेखक कौन है, तो ये हैं वंदना शिवा। वंदना शिवा है लेखक टुमारोज बायोडाइवर्सिटी का। बात किया जाए अगर मेघा पाटेकर का, तो मेघा पाटेकर एक नर्मदा आंदोलन बचाओ के प्रमुख नेता रहते हैं मेघा पाटेकर। अगर बात किया जाए एम.एस. स्वामीनाथन का, तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे। तानसेन के गुरु थे हरिदास। बात किया जाए तानसेन का, तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे, गुरु का नाम है हरिदास। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी का बात किया जाए तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सतारिया असम का है और कथक उत्तर प्रदेश का है। अर्थात ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2। ऑप्शन हो जाएगा ए। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सतारिया असम का और कथक उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है कौन सी ओडिसी नृत्य शैली का नृत्यांगना नहीं है। ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित कौन नहीं है। बात किया जाए संयुक्त पाणिग्राहिका, सोनलमान सिंघा और माधवी मुदगल, ये सभी ओडिसी नृत्यांगना है। अगर बात किया जाए यामिनी कृष्ण
कृष्णमूर्ति का, तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है। काला चांद चित्र का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है सतीश गुजराल के द्वारा। सतीश गुजराल के द्वारा किया गया है काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किसी कीबोर्ड पर एंटर की को और किस नाम से जाना जाता है। एंटर की को एग्जीक्यूट की भी कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा डी, एग्जीक्यूट की। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित को असामान्य को चुनिए। सीपीयू के संबंध में ओड को चुनना है। एएलयू और कंट्रोल यूनिट दोनों होते हैं सीपीयू के अंतर्गत। एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, इसका काम जो होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अर्थात गुना जोड़ करना एएलयू का कार्य होता है, और कंट्रोल यूनिट का काम जो होता है वो कंट्रोल करना होता है। अगर बात किया जाए एएलयू अर्थात एएलयू भी होता है, आउटपुट कंट्रोल यूनिट भी होता है, आउटपुट यूनिट नहीं होता है। सीपीयू में आउटपुट यूनिट नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो माउस एक कंप्यूटर हार्डवेयर है, प्रिंटर मॉनिटर ये सभी हार्डवेयर के पार्ट्स हैं। वही बात किया जाए एक्सेल, तो एक्सेल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। नेक्स्ट है 68 नंबर, कौन सा पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है। बात किया जाए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 4 जानवरों का उल्लेख किया गया। 4 जानवरों का प्रतीक है, वो है हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। 4 जानवर हैं, हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। अर्थात यहाँ जो नहीं है वो हो जाएगा ऊँट। ऊँट का वर्णन नहीं किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऊँट का चित्रांकन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है 1959 से दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सीटीबीटी पूरा रूप है किसका। सीटीबीटी कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, पूरा नाम है सी कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, सीटीबीटी। भारतीय स्काइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। यह स्थित है डलहौजी में, ऑप्शन हो जाएगा डी, डलहौजी में स्थित है भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान। किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गेंद का इस्तेमाल किस में नहीं होता है, तो फुटबॉल में बॉल का इस्तेमाल होता है, क्रिकेट और टेनिस ये सभी में गेंद का इस्तेमाल होता है। बैडमिंटन शटलकॉक और रैकेट से खेला जाने वाला एक खेल है। शटलकॉक और रैकेट से खेला जाने वाला एक खेल है बैडमिंटन। वही बात किया जाए फुटबॉल का, तो फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस में सभी में गेंद का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है। ग्रैंड स्लैम सबसे अधिक बार जीतने वाली बनी है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है, ऑप्शन हो जाएगा ए, सेरेना विलियम्स। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत कब होती है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1933 में होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में दिया जाने वाला एक सम्मान है जो रणजी ट्रॉफी खेला जाता है क्रिकेट के क्षेत्र में, और यह प्रारंभ होता है 1933 से। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितना धनराशि दिया जाता है, तो अर्जुन अवार्ड के विनर 15 लाख दिया जाता है अर्जुन अवार्ड, ऑप्शन हो जाएगा डी, अर्जुन अवार्ड 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। टी, पुट, कैडी आदि शब्दावली शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये सभी गोल्फ से संबंधित है। टी इस प्रकार होता है, इस पे गेंद रख के मारा जाता है। टी, पुट, कैडी ये सभी शब्दावली जो संबंधित है ये है गोल्फ से, ऑप्शन हो जाएगा ए, गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप है, फुटबॉल टूर्नामेंट जो सबसे प्राचीन है भारत का, और इसका स्थापना 1888 में होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी, डूरंट कप 1888 में भारत का सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर, एलोरा के कैलाश मंदिर को माना जाता है शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य। नेक्स्ट है जी का मान किसने खोज किया। बात किया जाए कैपिटल जी का, तो कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यह जी का मान होता है और इसका खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा सी। बात किया जाए अगर मैरी क्यूरी का, तो मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी, रेडियम और पोलोनियम की खोज मैरी क्यूरी ने। आइजैक न्यूटन ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तथा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन दिया आइजैक न्यूटन ने। बात किया जाए माइकल फैराडे का, तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो M = ZIT है उसे दिया, और
माइकल फैराडे के द्वारा ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट जो दिया गया वो माइकल फैराडे के द्वारा। यहाँ पूछा गया था जी का मान, तो जी का मान हेनरिक कैवेंडिश ने दिया। ऑप्शन हो जाएगा सी। किसी दिए गए द्रव के पृष्ठ के वाष्पीकरण कब तेजी से होगा? ये इसमें कुछ द्रव भरा है, ये कब इसका जो वाष्पीकरण का दर होगा किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? तो जब तापमान उच्च हो, तापमान जो हो उच्च हो और पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो, पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो और तापमान अधिक हो, तो उस केस में जो होगा द्रव से वाष्पीकरण की दर जो होगी अधिक होगी। वाष्पीकरण की दर यहाँ पे फिगर 1 के तुलना में फिगर 2 में देखा जाए, फिगर 2 में देखा जाए अगर वाष्पीकरण की दर, तो यहाँ पे पृष्ठ भी ज़्यादा है और यहाँ से तापमान भी अधिक है। तापमान अधिक और पृष्ठ अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की दर फिगर 2 में जो होगा वो अधिक होगा। तो वाष्पीकरण की दर सबसे अधिक होगी कब? तो जब तापमान उच्च हो और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग के दो क्रमागत संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ये हमारा संपीड़न है, वही अगर बात किया जाए ये विरलन। तो दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफेक्शन है। तो दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी ये कहलाता है तरंग दैर्घ्य, ये कहलाता है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का अगर बात किया जाए तो इसे मीटर या नैनोमीटर में नापा जाता है। तरंग दैर्घ्य मीटर में नाप यूनिट है और दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ये कुछ हमारा अगर ग्राफ देखते हैं, दो यहाँ से उच्च क्रिस्ट और ट्रफ इसे बोला जाता है, शीर्ष और गर्त। दो क्रमागत शीर्ष या गर्त के बीच की दूरी वो कहलाती है तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति 1 सेकंड में जितना बार घूमता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड ये कहलाता है आवृत्ति। अगर बात किया जाए आयाम का, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो कहलाता है एम्पलीट्यूड अर्थात आयाम। ये हमारा आयाम हो जाएगा। एक डिस्टेंस में ये जो हो जाएगा वो हमारा तरंग दैर्घ्य। डिस्टेंस O से A तक अगर तय की गई दूरी x मीटर हो तो ये हमारा तरंग दैर्घ्य होगा, और A से अगर B तक यहाँ पॉइंट देते हैं तो A to B जो होगा वो हमारा आयाम होगा। और 1 सेकेंड में कितना साइकिल चलता है वो कहलाता है आवृत्ति। यहाँ पूछा गया था दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी, तो ये कहलाता है तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होगी वो होगा जल में, उसके बाद कांच में और हीरा में। ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पे निर्भर करता है। प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पे निर्भर करता है। जितना अपवर्तनांक अधिक होगा उतना चाल कम होगा। अपवर्तनांक अधिक होगा तो चाल कम होगा, याद रखना है। जल में अपवर्तनांक कम होने के कारण जल में चाल जो होगा वो अधिक होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ पर कैसा आवेश होता है? तो छड़ धनावेशित हो जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, छड़ धनावेशित हो जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा होनी चाहिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखा होनी चाहिए कैसा होना चाहिए? तो बल रेखा को समांतर होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा में बल रेखा हमेशा अपसारी एक दूसरे के समांतर होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, एक दूसरे के समांतर। ये पैरेलल जो होगा वो इसके पैरेलल होगा, अर्थात एक दूसरे के समांतर। अगर बात किया जाए चुंबकीय क्षण रेखा का, तो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की ओर जाते हैं। ये हमेशा बंद लूप बनाते हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यहाँ से पॉइंट याद रखना है, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की ओर जाते हैं। और अगर बात किया जाए क्षण चुंबक में, तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर इनका गमन होता है। नॉर्थ पोल पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाते हैं और ये हमेशा एक क्लोज्ड लूप का निर्माण करते हैं, बंद वक्र का निर्माण करते हैं, तथा ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट अर्थात काटते नहीं हैं। ये सभी चुंबकीय बल क्षेत्र रेखा का प्रॉपर्टीज है, याद रखना है, एक दूसरे के समांतर होंगे। नेक्स्ट है कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलिज नलिका का प्रयोग एक्सरे किरण को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। लाह क्या है? तो लाह एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है। लाह एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवयवी के जरिए निर्मित होता है? फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवयवी के जरिए निर्मित होता है कौन सा? तो यह होता है फॉस्फिन गैस। फॉस्जिन विषैला गैस है, वही फॉस्फिन याद रखना है। फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थ के अवयवी के जरिए निर्मित होता है फॉस्फिन गैस। ऑप्शन हो जाएगा
डी। नेक्स्ट है नीला तोता। नीला तोता यानी कि ब्लू, ब्लू से याद रखना है सी यानी कि कॉपर सल्फेट कहा जाता है नीला तोता। हरा कशिश यानी कि जी, जी से याद रखना है एफ यानी कि फेरस सल्फेट को कहा जाता है हरा कशिश। चिली साल्टपीटर को सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है और वही कैलोमल का बात किया जाए तो मर्क्यूरस क्लोराइड कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2। ऑप्शन हो जाएगा बी 3 1 4 2। नेक्स्ट देखते हैं आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल सामान्य वायुमंडलीय परिस्थिति में गैसीय रूप में कितने तत्व होते हैं। रासायनिक तत्व 118 ज्ञात हैं, उनमें से गैस अवस्था में गैसियस अवस्था में कितने तत्व पाए जाते हैं तो 11 तत्व गैस अवस्था में होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी, गैसियस अवस्था में 11 तत्व होते हैं। नेक्स्ट है किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है तो द्रव हाइड्रोजन के साथ द्रव ऑक्सीजन का। ऑप्शन हो जाएगा डी, द्रव हाइड्रोजन के साथ द्रव ऑक्सीजन। नेक्स्ट है उत्प्रेरक के संबंध में कौन सा सही है। उत्प्रेरक कैटलिस्ट, इसे उत्प्रेरक यह प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है या कम करता है। उत्प्रेरक वैसे पदार्थ होते हैं जो रिएक्शन में विदाउट इन्वॉल्व हुए या तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, उन्हें कैटलिस्ट कहा जाता है। तथा कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी अर्थात संक्रियन ऊर्जा को कम कर देते हैं। कैटलिस्ट जो होते हैं ये विदाउट कैटलिस्ट अगर है तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट, ये है विदाउट कैटलिस्ट और ये है विथ कैटलिस्ट। अगर हम कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी अर्थात सक्रियता ऊर्जा को घटा देते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3। प्रतिक्रिया की दर यानी कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है और सक्रियता ऊर्जा घटा देता है। बढ़ाने के साथ साथ कभी हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी कर दे। ऑप्शन हो जाएगा बी 1 और 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग एक संक्रमित मादा फ्लेबोटोमाइन बालू मक्खी फ्लेबोटोमाइन सैंडफ्लाई के काटने से फैलता है जिससे अनियमित ज्वर होती है, वजन घटने तथा प्लीहा और यकृत के आकार में वृद्धि जैसे लक्षण दिखाई पड़ती है। ये कौन सा रोग है तो आंत का लेशीमेनियासिस रोग। आंत के लेशीमेनियासिस रोग जो होता है वो फैलता है फ्लेबोटोमाइन बालू मक्खी के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी, आंत का लेशीमेनियासिस रोग। नेक्स्ट है मनुष्य में निम्नलिखित में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म के रूप में नहीं पाया जाता है। युग्म के रूप में नहीं पाया जाता है अर्थात जोड़ा में नहीं पाया जाता है, कौन सा। अगर बात किया जाए अधिवृक्क का तो अधिवृक्क जोड़े में पाए जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड जिसे 3F या 4S ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। वृषण टेस्टिस 2 होते हैं, वही ओवरी भी 2 होते हैं। बात किया जाए पीयूष ग्रंथि का तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित एक सिंगल ग्रंथि होता है अर्थात यह युग्म के रूप में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। पीयूष ग्रंथि को बात किया जाए तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि के अंतर्गत आता है पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में पश्च मस्तिष्क में स्थित होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जंतु आकेशरुकी नहीं होता है। आकेशरुकी कौन सा जंतु नहीं है तो ये हो जाएगा सरीसृप आकेशरुकी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा एक अल्प विकसित अंग है। अल्प विकसित अंग कौन सा है तो यह है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक अल्प विकसित अंग है या इसे वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में संज्ञा दी गई है। वेस्टिजियल अंग अर्थात अवशेषी अंग। ऑप्शन हो जाएगा बी, अल्प विकसित अंग होता है अपेंडिक्स। नेक्स्ट है टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है। बात किया जाए टर्नर सिंड्रोम का तो टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है जिसमें Y गुणसूत्र मौजूद नहीं हो अर्थात 44A + XO अर्थात 44 गुणसूत्र होता है। X गुणसूत्र 45वां भी होता है लेकिन 46वां जो Y गुणसूत्र महिलाओं में नहीं पाया जाता है इसमें होता है टर्नर सिंड्रोम। 44 + X + 0, 0 का मतलब है कोई गुणसूत्र नहीं है, यानी कि टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, Y गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है उपास्थि किसमें नहीं पाया जाता है। कंठ में, कान में, नासिक में कार्टिलेज पाए जाते हैं। वही बात किया जाए मूत्राशय में कोई भी कार्टिलेज नहीं पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है। जोसेफ लिस्टर का बात किया जाए तो जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किया था, कुष्ठ रोग का नहीं, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा वो सुमेलित नहीं है। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किया था। जॉन ई साल्क का बात किया जाए तो पोलियो के विरुद्ध टीका, पोलियो के टीका की खोज जॉन ई साल्क के द्वारा की गई थी। वही अगर बात किया जाए पोलियो का ड्रॉप जो खोज किए थे एल्बर्ट साबिन के द्वारा
पोलियो का ड्रॉप खोज किया गया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के विरुद्ध टीकाकरण की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। बिल्कुल सही है, अर्थात ए जो हो जाएगा वो हमारा सही उत्तर है। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज जोसेफ लिस्टर ने किया, कुष्ठरोग का नहीं। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है गेस्टापो क्या है। गेस्टापो क्या था तो गेस्टापो एक प्रकार का गुप्तचर पुलिस दल था। जर्मनी का गुप्तचर पुलिस दल था गेस्टापो। नेक्स्ट है धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था। धर्म युद्ध का मुख्य कारण था पोप की शक्ति को सीमित करना। धर्म युद्ध का मुख्य कारण था। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आज का सेवा समाप्त होता है। आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखा, 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे पॉज। वीडियो को पूर्ण रूप से देखने के लिए आप लोग सभी का धन्यवाद। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दें तथा साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। धन्यवाद आप सभी का।